जय हिंद, नमस्कार साथियों। ओआरओपी पर सरकार का संसद में बड़ा जवाब, विसंगतियों पर धोखा, आरटीआई का चौंकाने वाला खुलासा, ओएमजीसी रिपोर्ट रिजेक्ट, इंटरनल कमेटी और डीएसडब्ल्यू की बातें क्या हुई, पूरी जानकारी और विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। साथियों आज हम बात करेंगे ओएमजीसी रिपोर्ट वन जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, जो कि भारत सरकार ने आज तक उसको सार्वजनिक नहीं किया। जैसे हमें पता है दोस्तों, ओआरओपी 1 लागू होने के बाद वन मैन जुडिशियल कमेटी सरकार के द्वारा ही गठित की गई और उसका उद्देश्य ये था कि जो भी ओआरओपी में खामियां हों उसको कैसे सुधारा जाए और क्या क्या खामियां उसमें रही, वो रिपोर्ट एक सरकार को सौंप दी गई थी, लेकिन आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। तो अभी आरटीआई के माध्यम से ओएमजीसी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें क्या सच्चाई है और क्या क्या उसमें कहा गया है उसके बारे में समझेंगे। उसको समझने से पहले लोकसभा में वन रैंक वन पेंशन पर पूछे गए सवाल और जवाब ये पहले समझते हैं, इसमें क्या कहा गया। जैसे ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, लोकसभा का क्वेश्चन नंबर 1881 है, जो कि श्री चमला किरण कुमार रेड्डी जी के द्वारा ये पूछा गया। अब इसमें क्या पूछा गया, ए से लेकर ई तक इसमें क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर रक्षा राज्य मंत्री ने क्या दिया वो समझ लेते हैं। ये समझ लेते हैं इसको हिंदी के माध्यम से, ताकि सबकी समझ में आ सके। दोस्तों प्रश्न पूछा नंबर 1 में, क्या सरकार ने ओआरओपी के तहत वृद्ध सैनिक संगठनों की सभी मांगों को संबोधित किया है, जिसमें अवधि संशोधन और बकाया भुगतान शामिल है। दूसरे में पूछा, ओआरओपी संशोधन के वित्तीय प्रभाव, लाभार्थियों की संख्या और कुल व्यय का विवरण दें। तीसरे में पूछा, क्या ओआरओपी योजना के तहत बकाया और पेंशन के वितरण में किसी प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा है। चौथे में, ओआरओपी के बढ़ते वित्तीय बोझ की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए। और पांचवें पूछा, ओआरओपी योजना लंबित मुद्दे हल करने और समाधान के लिए समय सीमा के बारे में परामर्श का विवरण। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। उसको उत्तर में श्री संजय सेठ जी द्वारा, जो कि रक्षा उनके द्वारा बताया गया, जिसमें ए का जवाब दिया उन्होंने, सरकार ने ओआरओपी योजना के तहत संशोधन का प्रावधान किया है, जो कि 7/11/2015 के पत्र के अनुसार लागू हुआ है। तीसरा संशोधन 1/7/2024 से ओआरओपी से प्रभावी है और बकाया का भुगतान कर दिया गया। जिसमें बी में उसने कहा कि ओआरओपी संशोधन के लिए प्रति वर्ष से राज्य मंत्री हैं 6,703.24 करोड़ का वित्तीय प्रभाव आंका गया है। लाभार्थियों की कुल संख्या 19,64,973 है। सी में उन्होंने कहा कि बकाया और पेंशन के विवरण में कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है। डी और ई में उन्होंने बताया कि सरकार ने ओआरओपी के तहत काम करने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, कि सरकार ने ओआरओपी संशोधन को लागू किया और सभी बकाया का भुगतान किया है। दूसरे में उन्होंने वित्तीय बोझ और लाभार्थियों की संख्या का सही तरीके से आकलन किया गया है, ये बताया। और चौथे में बताया कि कोई प्रशासनिक या वितरण संबंधी समस्या नहीं आई है। और अंत में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सरकार ने बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया, यानी कि आगे भी यदि ओआरओपी हम लागू करें तो उसके लिए पर्याप्त बजट रखा गया। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं भी विसंगतियों के बारे में कोई भी चर्चा या कोई भी सवाल जवाब यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आगे ओएमजीसी रिपोर्ट, जो कि एक निकली है, जो कि आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुई थी दोस्तों। इसमें 6 पॉइंट में बात की है और इंटरनल रिपोर्ट क्या थी और डीएसडब्ल्यू ने उसमें क्या जवाब दिया है, क्या उसमें ओएमजीसी रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था और क्या चीज मानी क्या नहीं मानी, वो पूरी चीज यहाँ पर बताई गई है, जो कि सरकार ने ओएमजीसी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की है। दोस्तों ये जो प्राप्त हुई आरटीआई रिपोर्ट से ये प्राप्त हुई है, उसके अंश कुछ मिले हैं जो कि आपको हम हिंदी में समझाना चाहेंगे ताकि सभी के समझ में ये आ सके। अब ये यहाँ पर नंबर 1 में, क्या ओआरओपी का लाभ रिजर्विस्ट तक लाया जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर रिजर्विस्ट पेंशनर्स की बात कही गई है। तो यहाँ पर आंतरिक समिति की रिपोर्ट में क्या कहा गया कि ओआरओपी का मूल उद्देश्य केवल सेवा के दौरान रिटायर हुए पेंशन भोगियों के लिए है, रिजर्विस्ट के लिए इसे लागू करना मूल अवधारणा के दायरे से बाहर है, ये यहाँ पर बताया। और डीएसडब्ल्यू ने इसमें क्या कहा, डीएसडब्ल्यू का विचार, इसे ओआरओपी का हिस्सा नहीं माना जाएगा, इसे खारिज कर दिया। रिजर्विस्ट की
मांग को यहाँ पर खारिज किया गया है। दूसरे में इस रिपोर्ट में दर्शाया कि MACP यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का लाभ केवल उन पेंशनरों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने योग्यता पूरी की, यानी कि जिनकी योग्यता पूरी है उनको इसका लाभ देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अब बात उठती है कि क्या प्री 2006 के रिटायरी को भी ये मिलना चाहिए। जरूर यहाँ पर बताया कि मिल सकता है। ये यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया कि प्री और पोस्ट की बात नहीं की थी। जो भी इस लाभार्थी इसकी योग्यता को पूरी करता है उसको दिया जाना चाहिए, ये आंतरिक समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। MACP का लाभ उन कर्मियों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने संबंधित रैंक में योग्यता पूरी की है। DSW ने क्या कहा इसमें, उसके विचार से OROP के दायरे से इसको से बाहर है, इसे भी खारिज कर दिया गया। तो ये ही PSW ने इसको खारिज किया। तीसरा नंबर में इसमें था कि 33 वर्षों से अधिक सेवा के लिए पेंशन टेबल तैयार की जानी चाहिए। आंतरिक समिति की रिपोर्ट में क्या कहा गया, 33 वर्षों से अधिक सेवा की स्थिति में लाभ देने का सुझाव दिया गया। DSW का विचार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर 33 वर्षों की अधिक सेवा पर अलग फार्मूला लागू करना है। ये यहाँ पर DSW ने इस पर टिप्पणी की है। चौथे में क्या OROP के तहत पेंशन फिक्सेशन में संशोधन की आवश्यकता है जहाँ समान रैंक और सेवा की सटीक आंकड़े नहीं है। आंतरिक समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि पेंशन फिक्सेशन में सुधार की जरूरत है। यहाँ पर सुधार की जरूरत है ये बताया गया दोस्तों। जहाँ पर कमी पेश की है उसमें सुधार होना चाहिए, ये आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया। लेकिन DSW ने क्या कहा इसमें, उसके विचार से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार वर्तमान प्रक्रिया पर्याप्त है, इसे खारिज कर दिया गया। यानी कि जो सुविधा दे रहे हैं वो सुचारू रूप से ठीक है कह रहा है, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। तो यहाँ पर ये भी नहीं माना। पांचवे में दोस्तों वार इंजरी पेंशनर और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन के लिए OROP के तहत पेंशन फिक्सेशन में संशोधन होना चाहिए। तो आंतरिक समिति रिपोर्ट ने क्या कहा कि WIP यानी कि वार इंजर्ड पेंशनर्स और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर के लिए अलग अलग तरीके से पेंशन फिक्स की जानी चाहिए। तो DSW के विचार से क्या कहा गया, मौजूदा प्रणाली पर्याप्त है और इसे बदला नहीं जाएगा, इसे खारिज कर दिया। यानी कि जो प्रणाली अभी चल रही है पहले से ही उसी पर काम होगा, बाकी उसने इसको भी खारिज कर दिया। तो छठे में आप पॉइंट है JCO जुवार्स के मामले में अंतरिम रैंक के आधार पर पेंशन तय की जानी चाहिए। तो आंतरिक समिति की रिपोर्ट ने क्या कहा, अंतिम रैंक के आधार पर पेंशन तय होनी चाहिए, न कि उस रैंक पर जहां उन्होंने पेंशन प्राप्त की। यानी कि अंतिम रैंक के आधार पर पेंशन फिक्स होनी चाहिए, ये आंतरिक रिपोर्ट में कहा गया। DSW के विचार से क्या कहा गया, मौजूदा प्रतिक्रिया सही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर इसे खारिज कर दिया गया है। यानी कि मौजूदा प्रक्रिया क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम के आधार पर पेंशन फिक्स की जाती है, वो प्रक्रिया है कह रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर उसने फिर हवाला दे दिया। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता दोस्तों, इस दस्तावेज में OROP से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया है, लेकिन अधिकांश सिफारिशों को खारिज कर दिया। मौजूदा प्रणाली और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ पर DSW ने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो अर्थात ये स्पष्ट है कि जो आने वाले समय में भी अब की जो OROP विसंगतियां हैं उन पर दूर होने की संभावना बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि ये सारा कुछ इसने जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उसका हवाला यहाँ पर दे रहा है कि उसका जो ये फैसला आया कि उसमें सारी बातें उसने सरकार पर छोड़ी है कि जो भी नियम बनाए या जो भी नियम के आधार पर वो बना रहा है उसी को लागू किया जाए। अब इसमें समझ लेते हैं कि कोर्ट के क्या आदेश थे, ये हम समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश संक्षेप विवरण है क्रमबद्ध। नंबर 1 में नीति में कोई भेदभाव नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि OROP की परिभाषा सभी पेंशनर्स पर लागू होती है, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो, ये कोर्ट ने कहा। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। सभी पेंशनरों के पेंशन का समान समयांतराल यानी हर 5 साल में इसकी समीक्षा किया जाता है। स्वचालित समीक्षा के लिए कोई अलग श्रेणी नहीं बनाई गई है। तीसरे में कहा कि समान रैंक पर समान पेंशन का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, बताया इसने। कोर्ट ने यह भी कहा कि समान रैंक पर समान पेंशन देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। पेंशन की राशि पॉलिसी के अन्य मापदंडों पर आधारित होती है, ये इसलिए यहाँ पर कह दी। चौथे में 2013 की सैलरी औसत का उपयोग पेंशन तय करने के लिए 2013 में रैंक के लिए न्यूनतम और अधिकतम सैलरी औसत का उपयोग करना एक नीतिगत निर्णय है, कह रहा है। इस फैसले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर यहाँ पर नोशनल मैक्सिमम देने की बात कही गई थी, लेकिन जो पेंशन सरकार ने तय की वो मिनिमम एंड मैक्सिमम के आधार पर की और कोर्ट
ने कहा कि इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर 5वें में नीति का समर्थन में इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की नवंबर 2015 की नीति को सही ठहरा है, यानी कि 2015 में जो इस पर नियम बनाए थे वो सही है कह रहा है। और आगे फिर नीति को केवल इसलिए निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मूल समझ से अलग थी। अब 6 में नीति निर्माताओं की स्वतंत्रता। कोर्ट ने कहा कि नीति निर्माताओं को इसे लागू करने के तरीके को तय करने की स्वतंत्रता है। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट की है कोर्ट ने दोस्तों कि जो भी इस नियम को बना रहा है वो स्वतंत्र है कि पॉलिसी को किस तरह से बनाया जाए और कैसे उसको लागू किया जाए। तो इसीलिए जो आपकी विसंगति है उसको सुना नहीं जा रहा है दोस्तों। ये कोर्ट का यहाँ पर एक प्रतिक्रिया है। बार बार आपने उसमें देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसले में दिया गया दोस्तों, उसका रीजन यही है। और निष्कर्ष इससे क्या निकलता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की भेदभाव रहित और वैध बताया पेंशन के निर्धारण में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि यह एक नीतिगत निर्णय है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कोर्ट ने कही है दोस्तों। इसलिए सरकार बार बार इसमें कोर्ट के जो फैसला है उसका वहाँ पर कोर्ट कर देती है और उस पर कोई भी कार्रवाई आगे करने से मना कर देती। तो क्या अब इस पूरी रिपोर्ट से और जो आपने देखा DSW की प्रतिक्रिया से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि क्या आने वाले समय में जो विसंगतियां हैं जैसे कि प्रीमैच्योर रिटायरमेंट, रिजर्विस्ट का तो यहाँ पर क्लियर बात कह दी उसने, और भी फैमिली पेंशनर्स हैं, एक्स ग्रुप पे है और काफी सारी विसंगतियां हैं, क्या वो आने वाले समय में ठीक हो सकती हैं? यदि सरकार चाहे तो ठीक कर सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अपने सुबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट का वो अभी करेक्ट किया है, तो चाहे तो कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि नियम बन गया या इस पर अब हो नहीं सकता है। यदि सरकार की इच्छा शक्ति है तो जरूर इस पर सुधार हो सकता है और सुधार करना भी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।